हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सी ऑफ पॉपीज़ की थर्ड पार्ट है जो अमिताभ घोष ने लिखी है और वो किताब है फ्लड ऑफ फायर। ये आप देखिए और ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है और हिंदी ट्रांसलेशन भी अच्छा है इसका और मैं हिंदी ही प्रीफर करता हूँ जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो फ्लड ऑफ फायर है ये उसका तीसरा पार्ट है सी ऑफ पॉपीज़ का। तो सबसे पहले जानेंगे थोड़ा सा इसके लेखक के बारे में, अमिताभ घोष के बारे में। अमिताभ घोष जाने माने उपन्यासकार हैं और इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और ज्ञानपीठ के अलावा भी उन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। और हाल फिलहाल के वर्षों में, पिछले 2-4 साल 5 साल के सालों में वो क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से जो दूसरे मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए किताबें वो लिखते रहे हैं, उससे जुड़े हुए उपन्यास लिखते रहे हैं। और पर्यावरण का जो विषय है वो और इकोलॉजी का जो गंभीर विषय है वो सिर्फ कानून का ना हो, टेक्निकल ना हो, इंजीनियरिंग का ना हो और ऐसी राजनीतिक चीज़ों का ना हो करके उसको उपन्यास का विषय उन्होंने बनाया है। और ये जो किताब है वो तीसरी इनकी किताब है। तो ये अमिताभ घोष के बारे में बात थी। अब आइए किताब के बारे में बात करते हैं। ये जो थर्ड किताब है इसके पहले की कहानी पहले 1 मिनट में समझ लें। इसके पहले की कहानी ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार से लेकर के और बंगाल तक पूरा एक अफीम की खेती होती है और वो खेती जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कराई जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जो भारत का जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, मालवा वगैरह वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफीम की खेती होती है। वहाँ से भी अफीम लेके जाया जाता है चाइना में। ये जब चाइना में ले जाया जाता है तो इसके लिए एक जहाज़ इस्तेमाल होती है, इसका नाम है आइबिस। इसके अलावा और भी बहुत सारी जहाज़ें हैं जो कि पानी की जहाज़ें हैं, पानी पे चलने वाली कश्तियाँ हैं, नाव हैं। तो ये इससे पूरी कहानी है। कहानी ये है कि चीन के जो राजा होते हैं वो अफीम पर प्रतिबंध लगाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि कैसे भी करके अफीम वहाँ के बाज़ार तक पहुँचाया जा सके और लाभ अर्जित किया जा सके। और ये सब कुछ मुक्त बाज़ार यानी फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी के नाम पे किया जाता है, लेकिन उसमें एथिक्स, मार्केट एथिक्स का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। और इन्होंने बताया कि कैसे फ्री मार्केट का इस्तेमाल हमेशा ऐसी शक्तियाँ अपने हित में करती हैं जो कि पावरफुल होती हैं। दूसरी एक इसके पैरेलल कहानी चलती है समानांतर में। वो कहानी है इसके किरदारों की जिसमें दीति है जो कि गिरमिटिया मजदूर है, उसका पति है कलुआ, उसके अलावा एक राजा है बंगाल का जो नील उसका नाम है, उसके अलावा एक जो है पोलेट है जो फ्रेंच महिला है, उसके अलावा जो है एक मिस्टर रीड है या जिक्री इनका नाम है, वो अमेरिकन है। तो ये सारे लोग जो है पहले और दूसरे पार्ट में आपको जिक्र मिल गया होगा अगर पहले दूसरे पार्ट आपने इसकी पढ़ी है तो। दूसरी पार्ट की जो कहानी ख़त्म होती है वो इसी कस में ख़त्म होती है कि चीन में जो है वो एक अफवाह फैली होती है कि वहाँ पे एक नए गवर्नर लाए जा रहे हैं जो विदेशियों के लिए शहर बसाया गया होता है कैंटन, वहाँ के लिए। उनका नाम है मिस्टर ली। और उसी कस में वो कहानी ख़त्म हो जाती है। जो तीसरी पार्ट है इसकी कहानी शुरू होती है पहले पार्ट के पैरेलल में। पहले पार्ट के पहले की कहानी थोड़ी सी इसमें बताई जाती है और वो कहानी क्या है? वो कहानी है केसरी सिंह की। केसरी सिंह दीति का भाई है जिसने दीति की शादी कराई होती है और दीति की शादी आप जानते हैं हुई होती है पहले पार्ट में, और वो जिससे शादी हुई होती है वो सैनिक घायल होता है, वो केसरी सिंह का साथी होता है। तो इसमें केसरी सिंह की कहानी पूरी बताई जाती है और उस माध्यम से दीति का पूरा बैकग्राउंड बताया जाता है कि किस तरीके से वो शादी की गई थी। इसके अलावा दूसरे पार्ट में बहराम मोदी जो रहते हैं, जो पारसी सेठ होते हैं, उनकी मृत्यु हो गई होती है और मृत्यु का कारण ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा अफीम एक दिन खा लिए होते हैं और जहाज़ से गिर के वो मर गए होते हैं। तो वो जो बहराम है उनकी वाइफ की कहानी इस तीसरे पार्ट में वो भी शुरू हो जाती है और उनकी वाइफ जो है वो मुंबई से जाती हैं वापस चाइना से पहले जो हांगकांग में उनकी कब्र होती है जहाँ पे उस बहराम मोदी को दफनाया गया होता है। उसके अलावा इसमें आपको जो बाकी 5 लोग जो आईबीस से भाग गए थे उनकी जो नील के अलावा जो बाकी चारों की कहानी है वो कहानियाँ भी आपको इसमें देखने को मिलती है। वो कहानी ऐसी होती है
कि वो चारों लोग अलग अलग होते हुए, जैसा कि पहले मैंने बताया है दूसरे पार्ट में कि सिंगापुर में सेरंगली होता है और उसके अलावा कलुआ लश्कर बन गया होता है और जोड़ू भी एक नाव पे नाविक बन गया होता है, नील ट्रांसलेटर बन गया होता है। तो वो सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाते हैं और वो इकट्ठा होते हैं चीन में, जहाँ पे कि ब्रिटेन की और चीन की लड़ाई हो रही होती है। वो लड़ाई क्यों हो रही होती है? क्योंकि जो दूसरा पार्ट है उसमें चीन के राजा ने प्रतिबंध लगा दिया है अफीम पे, और तीसरे पार्ट में जब ली का पूरी तरीके से शासन आ जाता है, जो वहाँ के नए गवर्नर हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा प्रतिबंध लगा देते हैं। उस कड़े प्रतिबंध के जवाब में ब्रिटेन की जो महारानी है वो वहाँ से नाव भेजती है, और आप देखेंगे कि ये जो नाव भेजी जाती है वो कितनी अलग नाव है। जो एशियाई या साउथ एशिया की जो नावें होती हैं हमारे तरफ, उससे बिल्कुल अलग वो लड़ाकू नाव है और ज़्यादा टेक्निकली वो जो है इनरिच्ड हैं। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय है, उसके बाद बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है उसमें। तो वो नाव जो है वो आती है और आके वो चीन से लड़ाई करने के लिए, फिर बंगाल से नावें जाती हैं जिसमें कि भारतीय सिपाही जाते हैं, और उसी भारतीय सिपाही में केसरी सिंह जा रहा होता है। तो एक तरीके से जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का जो रीजन है, वो अंग्रेज़ों के लिए एक तरीके से वो संजीवनी बूटी है। उनको यहाँ से व्यापारिक लाभ है, अफीम की खेती करते हैं। दूसरी चीज़, वो यहाँ से मजदूर लेते हैं गिरमिटिया के रूप में, और गिरमिटिया के रूप में वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो पहले की प्रथा थी, कुली वाली प्रथा, और पहले जो रखा जाता था बंधुआ मजदूरी अफ्रीका के लोगों को, वो ख़त्म हो गई थी उस समय। तो ये कहानी 1839 की है, 1839 की, 1840 की। तीसरी चीज़, यहीं से सिपाही भी आते हैं, गाजीपुर, बलिया और छपरा, पटना और ये पूरा जो बिहार का रीजन है, यहाँ से ही मूलतः सिपाही आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत ज़्यादा सिपाही। इसके अलावा मद्रास से भी कुछ सिपाही आते हैं। तो ये जो इलाका है ये एक तरीके से उनके लिए जो है अंग्रेज़ों के लिए एक संसाधन की खान है। सारा संसाधन वो खींचते हैं यहाँ से और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो केसरी सिंह जाता है लड़ाई लड़ने के लिए बंगाल की खाड़ी से होते हुए। वो पहली बार समुद्र में चढ़ते हैं क्योंकि उनको कभी अनुभव नहीं है, और उसके पहले वो लोग नदियों में ही सिर्फ रहते हैं। तो पूरा जो ये इलाका है पूर्वी भारत का, उसके लोग समुद्र में पहली बार चढ़ के और जाते हैं वो जो है लड़ाई लड़ने के लिए। और संजोग से वो जिस जहाज़ पे जाते हैं, वो जो जहाज़ है वो एक बंगाली जो व्यक्ति हैं उन्हीं की है, और वो बंगाल में रहते हैं लेकिन बंगाली नहीं है। तो इसी जहाज़ पे केसरी सिंह भी होते हैं, और इसी जहाज़ का कैप्टन जो है वो होता है जिक्री, जो कि पहले जिक्र हो चुका है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, मिस्टर रीड उनका नाम है। और ये लड़ने के लिए जो है जाते हैं चीन जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ये लोग अल्टीमेटम देते हैं और कि राजा को और वहाँ के स्थानीय गवर्नर को, लेकिन राजा और गवर्नर इनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो किताब है अग्नि वर्षा और ये फ्लड ऑफ फायर, इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरी जो किताब है इसमें लगभग उसमें लड़ाइयों का जिक्र है और उस समय की लड़ाइयों का जिक्र है। तो इसमें युद्ध के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प एक पेज है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि जंग किस तरीके से मानव सभ्यताओं को प्रभावित करते हैं। इसमें अमिताभ घोष और एक किरदार है नील, वो बताता है इसमें, वो सोच रहा है। इसमें लिखते हैं वो कि कोई भी जंग समय का आसवन होती है। अनेक वर्षों की तैयारियां और दशकों की खोज और बदलाव बहुत ही छोटी सी अवधि में टकराव में समा जाते हैं, और जब ये खत्म होती है तो उसका प्रभाव भविष्य को निर्धारित करते हुए और यहाँ तक कि एक मायने में अतीत को या कम से कम उसकी आम समझ को बदलते हुए समय में पीछे और आगे तक फैल जाता है। उसे हैरानी हुई कि पहले इस भयावह ताकत को वह नहीं पहचानता था जो समय की इन सलवटों में कैद थी। एक ऐसी ताकत जो उन लोगों की जिंदगियों को ढाल सकती थी जो बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। उसे याद आया कि कैसे बहुत पहले हुई पानीपत और प्लासी की लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हुए वो उन्हें खुद की ज़िंदगी के अथाह दूर अजीब सी पोशाकों और पुराने ज़माने के हथियार का किस्सा समझा करता था। अब जाकर उसे ये सूझा था कि उस तरह की लड़ाई के मैदानों में दुनिया में उसकी जगह तय कर दी गई थी। तब उसे समझ में आया कि क्यों सिया समुदाय हर साल करबला की लड़ाई की याद मनाता है। ये एक स्वीकृति थी, जिस तरह कुछ खास पलों में धरती फटकर भारी उथल पुथल मचा देती है,
जिससे भूभाग हमेशा के लिए बदल जाता है, उसी तरह समय और इतिहास भी करते हैं। ये सारी बातें युद्ध के बारे में कही जाती है कि युद्ध कैसे मानव को और मानव सभ्यता को प्रभावित करता है। इसमें आगे वो लिखते हैं, 2-3 लाइन और है, ये कैसे मुमकिन था कि जवानों को इतनी छोटी सी तादाद कुछ घंटों या मिनटों की अवधि में उन लाखों लोगों की नियति तय कर सकती थी जो अभी तक अजन्मे थे। ये कैसे मुमकिन था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन क्षणिक पलों का नतीजा ये तय कर देता था कि कौन किस पर शासन करेगा, कौन अमीर या गरीब होगा, कौन स्वामी या सेवक होगा। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता था, मगर फिर भी जब से इंसान ने पृथ्वी पर चलना शुरू किया है यही हकीकत रही है। तो जंग जो होती है, कोई ऐतिहासिक जंग, वो किस तरीके से मानव सभ्यता को प्रभावित करती है। तो जंग जो है कई बार सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। वो बताती है कि कौन किस पर शासन करेगा, किसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। ये जो पूरा हमारा उपमहाद्वीप है ये बहुत हद तक जंगों से और ऐतिहासिक जंगों से प्रभावित हुआ है, और आज हम जो हैं वो उन वजहों से हैं, इसके बारे में ये बताते हैं। तो अब ये कहानी जो है आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है चीन में, और चीन में एक शेर का मुंह, एक घाटी है वहाँ पे जो कि चीन में एंट्री होती है, और वो घाटी ऐसी है जो कि चीन की सुरक्षा करती है विदेशी लोगों से। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किले होते हैं चीन के, और बहुत अच्छे से वो लोग अपने पारंपरिक तरीके से उसको सजा के रखते हैं, और दूसरी चीज़ की उसकी सुरक्षा भी वो करते हैं। लेकिन जैसे ही जो है अंग्रेज उस पर आक्रमण करते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा और पूरी भीड़ जो कि कई गुना ज़्यादा होती है, एक तरफ चीन की जो सेना है वो बहुत बड़ी है, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना छोटी है, और उसमें भी विशेष तौर पर सिर्फ भारतीय सैनिक ही हैं। तो चीनी जो सेना है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि वो पारंपरिक तौर तरीक़ों से लड़ रहे होते हैं, और ये जो है इनके पास आधुनिक हथियार, आधुनिक तोप होते हैं, आधुनिक जहाज़ होते हैं। दूसरी बात, चीनी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर करते हैं कि आखिर भारतीय लोग अंग्रेज़ों की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें उनकी जीत में क्या हिस्सा मिलेगा। क्या वो सिर्फ पैसे के लिए लड़ने को तैयार हो गए? तो पैसे के लिए तो कोई दूसरा काम किया जा सकता था। और नील जो कि वहाँ पे ट्रांसलेटर होता है पहले के भागों में, नील हलदार जिसका नाम है, तो उससे वो पूछते हैं बार बार कि आखिर ऐसा क्या है कि ब्रिटेन के लिए भारत युद्ध कर रहा है, क्योंकि ये भारत की लड़ाई तो है नहीं, तो भारतीय लोग क्यों लड़ रहे हैं। और वो उन्हें समझा नहीं पाता है पूरी तरीके से। तो हर समाज के अपने एक मूल्य होते हैं। उस समय जो भारतीय सैनिक थे उनको हायर कर लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इसी ईस्टर्न पार्ट से मोस्टली आते थे। फिर हमला होते होते जो है वो पहुंच जाता है चीन के अंदर पूरा ब्रिटिश बेड़ा, और उसकी जो अपनी जो है स्टीमर्स हैं और जो नए जहाज़ हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो जंग जो है पूरी तरीके से ब्रिटेन के पक्ष में हो जाती है, और ब्रिटेन हर्जाना लगाता है। जो पिछले पार्ट में जो अफीम जब्त हुई थी उसके लिए बहुत लाखों रुपए का, वो 60 लाख पाउंड का लगभग जुर्माना है वो लगाता है ब्रिटेन चीन के ऊपर। लेकिन चीन बहुत समृद्ध राष्ट्र है उस समय, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और चीन के जो सम्राट होते हैं वो पुराने गवर्नर जो ली होते हैं, जिन लोगों के प्रतिबंध लगाया उनको हटा देते हैं और उनकी जगह किसी और को रख देते हैं, और कहते हैं कि इनको पूरी तरीके से खदेड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों की सेना शहरों से होते हुए वो गांव तक पहुंच जाती है। गांव में जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु इनके लिए फिट नहीं है। वहाँ पे तूफान आते रहते हैं, और धान की खेती वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें उमस बहुत ज़्यादा होती है धान की खेती में। पूरा वहाँ की इकोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो ये जो है वहाँ पे जाने के बाद बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे अंग्रेज भी मारे जाते हैं और इंडियन सिपाही भी मारे जाते हैं। लेकिन अंततः जो है जीत हासिल होती है अंग्रेज़ों को, और उन्हें सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। और इसके बाद की कहानी हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में अंग्रेज़ों का किस तरीके से राज हुआ। ये कहानी 1841 तक की है। दूसरी तरफ इस कहानी का हिस्सा क्या है? दूसरी तरफ हिस्सा ये है कि जो दीती है, जो कि मॉरिशस जा चुकी है गिरमिटिया मजदूर के रूप में, उसके जो बाकी बचे हुए 5 लोग हैं, और उसका भाई केसरी सिंह, जिसके बारे में थोड़ा सा बस जिक्र है पहले और दूसरे पार्ट में, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ता है। वो सूबेदार होता है। लड़ते लड़ते अंत में उसका एक पैर कट जाता है। वो एक किले पे घिर जाते हैं, और चारों तरफ से गांव वाले उन पर हमला कर देते हैं।
और वहाँ का जो चीन का समाज है वो पूरी तरह से अलग समाज है। वो मतलब यहाँ भारत के जैसा नहीं है या ब्रिटेन के जैसा नहीं है, उन्हें वो समझ में नहीं आता है। वो लोग वहाँ के अधिकारी और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनकी बात भी नहीं मानते हैं, एक तरीके से ऑटोनॉमी है उनकी। तो उसका जो पैर कट जाता है, पैर कटने के बाद क्या होता है, ये जो कलुआ होता है वो जो पहले पार्ट में दीति का पति बना है वो एक नाविक बन गया होता है, और नाविक के बाद वो पहलवान बन गया होता है। पहलवानी वो पहले से करता रहता है फर्स्ट पार्ट में भी, और केसरी सिंह भी एक अच्छा पहलवान है। तो जो एक बार पहलवानी की एक प्रतियोगिता में दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर केसरी सिंह उसे अपने साथ रख लेता है। तो ये 2 लोग हो गए। इसके अलावा नील वो चाइना में ही रहता है जो कि ट्रांसलेटर है। 3 लोग हो गए। इसके बाद जोड़ू जो है वो मैंने पहले बताया था सेकेंड पार्ट में कि वो एक नाविक बन गया है। तो नाविक वो चीन की तरफ से नाव चलाता है और चीन के लोगों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे ब्रिटिशर्स का सामना किया जाए। उस चक्कर में उसकी नाव डूब जाती है, और नाव डूबने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो वो भी चीन में ही होता है जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है। इसके अलावा सेरंग अली सिंगापुर और हांगकांग होते हुए अफीम की तस्करी कर रहा होता है, और वो लश्कर होता है पहले दूसरे पार्ट में, वो भी चीन में होता है। और फिर जो है जोड़ू पहले मैंने बताया। तो ये जो लोग हैं ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ये जो ब्रिटिशर्स की जीत है, जीत का जब जश्न मन रहा होता है, तो जीत का जश्न मनते मनते जो है एक जगह साउथ चाइना सी और हांगकांग के बीच में जो नया द्वीप है हांगकांग, उस पर कब्जा कर लिए होते हैं ये अंग्रेज लोग। तो उस पर जीत का जश्न मन रहा होता है। उसी समय ये लोग जो भागे होते हैं आइबिस से, वो फिर से वहाँ से आइबिस जहाज़ को चुरा के और वो भाग खड़े होते हैं, और वो भाग के मॉरिशस वापस दीति के पास पहुँच जाते हैं। तो ये कहानी है। और इसमें एक नया व्यक्ति है जो आइबिस पे और रहता है, वो है नील का बेटा। और वो नील का बेटा वो बेटा है जो उसने बंगाल में छोड़ के आया था जब उसे कैद हो गई थी। तो उस समय वो छोटा सा था और उस समय वो पतंग उड़ा रहा था जिस समय नील को कैद हुई थी। तो वो बेटा वापस लोगों के साथ वो बाजा बजाने वाला बन जाता है फौज के साथ, और उनके साथ केसरी सिंह के साथ वो भी चीन आया होता है। तो ये सारे लोग अंततः पहुंच जाते हैं मॉरिशस, और मॉरिशस पहुंचने के साथ ही एक कहानी थर्ड पार्ट की ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का जो अंत है वो 2 अंत है प्रमुख। पहला अंत ये है कि अफीम का जो राज है और पूरी तरीके से जो फ्री मार्केट के नाम पर लूट मची हुई है यूरोप के देशों में, वो कहते हैं कि फ्री मार्केट है और लूटने का सहारा लेते हैं इस परिभाषा के नाम पर, उस पर उनका पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है, वो चीन को हरा देते हैं। और दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट कहानी है जो शुरू हुई थी, जो पैरेलली चलती रहती है, कि वो सारे लोग जो आइबिस पे थे पहले, वो बाद में अंत में एक साथ मॉरिशस चले जाते हैं उसी आइबिस से, और वो आइबिस खड़ी होती है जैसा कि मैंने बताया जो जीत का जश्न बन रहा है, उसी समय उसको चुरा के और भाग जाते हैं। तो ये कहानी है इस थर्ड पार्ट की। ये जो तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट के बारे में हमने चर्चा की, पहले 2 पार्टों के बारे में पहले चर्चा की थी। तो इस किताब के बारे में अगर कुछ आप नया जानते हैं, अगर आपने ये किताब पढ़ी है जो हम नहीं समझ पाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई दूसरी किताब हो, दूसरा उपन्यास हो जो इस तरह के चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, पर्यावरण की चीज़ों से और इकोलॉजी की चीज़ों से, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।